नमस्कार साथियों, 67वें बीपीएससी के प्राथमिक परीक्षा जो 30 सितंबर को अभी हाल ही में हुआ, उसमें जो सामान्य जो जनरल साइंस के पेपर के क्वेश्चंस थे, उनके सी सीरीज को आज हम उसके उत्तर को देख लें। क्या प्रश्न थे और क्या उत्तर होने चाहिए, उस पर थोड़ी सी एक छोटी सी डिस्कशन कर लें और आप इससे अपने आपकी खुद की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि कैसे रही, आप इसे जरा मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा सेट है सी सीरीज का, तो आप एक एक करके हम सारे प्रश्नों पर जाते हैं और उनके उत्तर समझते हैं जरा। सबसे पहला प्रश्न, उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। नोबल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुएं वो धातुएं होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। तो कम क्रियाशील में अपने अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें सोना, गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे 7 धातु हैं, मेटल्स हैं। पैलेडियम, ये सारे ऐसे 7 मेटल्स हैं जो नोबल हैं, कम रिएक्टिव हैं। तो इसलिए वो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन तो सही हो गया, लेकिन दूसरा कथन देखें। यूरेनियम और सीसा इसके उदाहरण है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी सब्सटेंस है और सीसा आपको पता है सिलिकॉन का बना हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। पहले तो वो धातु नहीं है, इसलिए ये कथन हो गया गलत। तो अब हमारा उत्तर क्या हो गया? सिर्फ एक, सी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चले। यह प्रश्न कहता है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और हिमांक, उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है, जबकि हिमांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी गिर जाती है। प्रश्न ये कहता है। और दूसरा प्रश्न कहता है कि जब जल में मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये जो प्रश्न है, ये रेयॉल्ट का एक नियम है, उस पर आधारित है। किसी भी द्रव्य का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो उस तापमान को कहते हैं जिस पर वेपर प्रेशर और यहां से निकलने वाला वेपर प्रेशर और बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। तो वायुमंडलीय दाब और वेपर प्रेशर जिस तापमान पर बराबर हो जाते हैं, उस जगह पर लिक्विड बॉयल होने लग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इन्होंने जो रेयॉल्ट का नियम है, इस पर देखें अगर, तो जब भी शुद्ध जल में आप अगर नमक डाल दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यह कथन सही है। जबकि तो उनके जो 4 रूल हैं, उसमें पहला रूल कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक, जबकि जल में मिथाइल अल्कोहल डालें, अब देखिए मिथाइल अल्कोहल क्या होता है। मिथाइल अल्कोहल जब डाल देंगे तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा। अब पानी का वेपर प्रेशर कब होगा? जब पानी के
अणु ऊपर उठेंगे, उड़ेंगे। अब चूंकि मिथाइल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये पानी उड़ नहीं पाएगा या मुश्किल से उड़ेगा, जिसके कारण क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में गिरावट देखी जाएगी। क्यों? मिथाइल अल्कोहल डालने पर, नमक के डालने पर हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। तो ये कथन और ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी सही हो गया। बायोगैस। अब बायोगैस के साथ साथ हम कुछ और गैसेस के बारे में भी चर्चा कर लें कि ये जो बायोगैस है ये मुख्यतः देखा जाए, इसे बायोगैस को देखें जरा, तो मुख्यतः इसमें मीथेन होता है। मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है। तो इन जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे सटीक ये जान पड़ता है। इसका हम उत्तर मीथेन सही है। मीथेन, प्रश्न देखिए, प्रमुख अवयव पूछ रहा, प्रमुख में मीथेन आएगा। करीब करीब 50 से 75% मीथेन होता है। मीथेन 50 से 75% होता है इसमें, इसलिए सी उत्तर हम सही मानते हैं। अगला प्रश्न, पटाखा, क्रैकर्स, पटाखा। तो बताया जा रहा है, प्रश्न है कि किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता। तो पटाखा फूटने पर अलग अलग रंग जो दिखते हैं वो उनमें मौजूद जो रसायन है उनकी वजह से दिखते हैं। कॉपर की वजह से नीला दिखता है, स्ट्रोंशियम की वजह से ये लाल दिखेगा। हमने पढ़ रखा है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सदस्य हैं उनके पास बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और गर्म करने से ये अपनी कक्षा छोड़कर ऊपर की किसी कक्षा में चले जाते हैं, जहां वो टिक कर नहीं रहते वहां से वापस नीचे आते हैं और इसी क्रम में वो रोशनी छोड़ते हैं, विकिरण छोड़ते हैं और वही यह तय करता है कि उनसे कौन सा विकिरण, कौन से रंग का विकिरण। तो पटाखों में स्ट्रोंशियम का प्रयोग कर हमने, तो इसका उत्तर सी माना जाए। लवण युक्त वातावरण, सॉल्ट लविंग प्लांट्स। देखिए, सॉल्ट लविंग प्लांट्स, यहां सारे नाम अगर हम देखें, सारे शब्दों पे ध्यान दें। सबसे पहले हेलोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट्स। फाइट्स 2 टुकड़ों में तोड़ दे इसको। फाइट्स का मतलब प्लांट से, पौधों से। ग्लाइको मीठा से, हेलो नमक से, जेरो मरु से और मेसो मतलब बीच बीच का, यानी सामान्य। अब आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कैसे पौधों की बात हो रही है? सॉल्ट लविंग, यानी नमक वाले वातावरण में उनका विकास संभव है। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? बी, हेलोफाइट्स। ठीक है, आगे बढ़े। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक, कवक, कवक का मतलब फंजाई, देख सकते हैं। इनमें और
जो जो सबसे बड़ी चीज है कि खाना बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। ऐसा इसलिए कि इनके पास क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं होता और इसीलिए इनको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं अगर हम एल्गी की बात करें तो वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते। ठीक है, अगला प्रश्न, परागन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पता है कि प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिससे हम जो मुख्यतः हम पादपों में पाते हैं। यहां पर क्या होता है कि नर और मादा दो अलग अलग अंग होंगे, भाग होंगे, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण पराग केसर से बेसिकली एंथर ये मेल का है और ये फीमेल ऑर्गन है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर मेल से फीमेल पर होने वाले जो प्रक्रिया है उसे ही पॉलिनेशन कहते हैं, उसे ही परागन कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? सी। अगला देखें, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः, अब पौधे की अभिवृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए? पौधे क्या करते हैं? CO2 लेंगे, उन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए, यद्यपि वो नाइट्रोजन का सीधा सीधा उपयोग नहीं कर पाते वातावरणीय। मृदा से उन्हें फॉस्फेट भी चाहिए, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें चाहिए। तो इन्हें वायुमंडल से भी कुछ चाहिए, इन्हें मृदा से भी कुछ चाहिए। तो एक से ज्यादा उत्तर आ गए इसके, अतः आप इसे ई ऑप्शन मार्क करें, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था और ये अगर देखें तो ये पहले भी किसी पीसीएस में पूछा गया है, संभवतः हरियाणा पीसीएस में ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं, एक बीजीय, द्विबीजपत्री, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, जरा समझ लें एक बारी। ये जो ऊंचे स्थानों पर आपने देखा होगा कोनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, ये सब उन्हीं के उदाहरण दिए गए हैं। और आप देखेंगे ये लकड़ी उत्पादन वाले पौधे हैं, टिम्बर। अब जो कोनिकल या जो टिम्बर, इनसे प्राप्त क्या करते हैं हम? लकड़ी प्राप्त करते हैं, ये प्रश्न ही बता दिया। और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे यानी ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इसमें क्या दिया गया? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यानी आवृत बीजी और अनावृत बीज। अनावृत बीजी पहले देखें, इसके जो बीज होते हैं, बीज नग्न होते हैं, ओपन होते हैं, नेकेड होते हैं। और इसके बीज ढके हुए होते हैं और फलों में, इसके फल से मुख्यतः फल के अंदर पाए जाते हैं। ये जितने भी उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, ये सारे सदाबहार पौधे हैं, पेड़ हैं।
और जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें ये जो इनके जो बीज हैं, इनके जो बीज होते हैं ये खुले हुए होते हैं, मतलब नेकेड या नग्न होते हैं। तो इसका उत्तर अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म हो गया। अगला प्रश्न देखिए, रोग और उसके लिए लगाए गए टीके या वो किस चीज की वजह से हो रहा है, उपचार दिया गया। सबसे पहले दिया गया है टेटनस को बीसीजी से, मलेरिया को क्लोरोक्विन से, स्कर्वी को थाइमिन से और ट्यूबरकुलोसिस को एटीएस से मेल कराया गया। प्रश्न पूछता है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। टेटनस एक घातक बीमारी है, इसके लिए बीसीजी नहीं दिया जाता, यह गलत है। इसके लिए एंटी टेटनस सीरम एटीएस दिया जाता है, यानी ये इससे सुमेलित था। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन खाते हैं, यह कथन सही है। बीसीजी टीबी के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वाली वैक्सीन है जो टीबी के उपचार के लिए, तपेदिक के उपचार के लिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, जबकि थाइमीन विटामिन B1 का नाम है। ये इसकी कमी से बेरी बेरी होगा। तो स्कर्वी और थाइमीन ये भी गलत तरीके से, तो हम देख रहे हैं कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ बी यानी मलेरिया और क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन आपको पता है ये एक छाल है जो मलेरिया के उपचार में हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न, यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यह एक अपवाद स्वरूप पढ़ाया भी जाता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे प्राणियों के खून का रंग अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सांप की बात करें, छिपकली की बात करें, लिजर्ड की बात करें, मेढक की बात करें, तो इन सब के जो खून का रंग है वो लाल होता है। सांप, मेढक लाल रंग का होता है। और किस लिए होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। केचुआ या अर्थवर्म इसके बारे में बात करें तो इसके खून का रंग तो लाल होता है, खून इसका भी लाल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त सेल्स नहीं होते, फिर भी ये लाल होता है। इसके खून का रंग आरबीसी इसमें मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके खून का रंग लाल होता है। तो इसका उत्तर अर्थवर्म होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड। अपघटन होने पर, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन पर क्या बनता है? तो सब कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर। कार्बन और का हाइड्रेटेड फॉर्म है, हाइड्रेटेड कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसका सामान्य जो सूत्र लिखते हैं
हम कुछ इस तरह का लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। यहां पर माल्टोज एक डाइसैकेराइड का उदाहरण है। डाइसैकेराइड वैसे शुगर होते हैं या वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टूटते हैं तो मोनोसैकेराइड में टूटते हैं। सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे तो अंततः ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। दूसरे माल्टोज हमने देख लिया, ये एक डाइसैकेराइड है, यानी ये टूटेगा तो ये भी ग्लूकोज बनाएगा। तीसरा अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। ये प्रोटीन एक बहुलक है किनका? एमिनो एसिड्स का। खूब सारे एमिनो एसिड्स के जब अणु आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाए, तो ये एमिनो एसिड्स हो गए। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो ग्लूकोज हो। ठीक, अगला प्रश्न, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं। जितने भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं शरीर के अंदर, उनमें ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। मुख्यतः अगर मूल रूप से देखें तो ये एक प्रोटीन होते हैं। अतः इसका उत्तर सी। अगला प्रश्न, टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें दो बातें समझनी चाहिए हमें। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं। टीकाकरण की शुरुआत और टीका शब्द यानी वैक्सीन शब्द, इनमें फर्क है। तो एडवर्ड, यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लें जरा। पहला ऑप्शन देखते हैं एली मेट्सनिकॉफ के बारे में। ठीक, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो टीकाकरण की शुरुआत इन्होंने की थी, तो हमारा उत्तर तो यहां से मिल जाएगा, टीकाकरण की शुरुआत इन्होंने की थी। लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, ये लैंड लिस्टर नहीं है, जोसेफ लिस्टर, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्जरी में एंटीसेप्टिक के उपयोग के बारे में हमें जानकारी दी थी। चौथा, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर, और इनके साथ लुईस पास्चर। पास्चर दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1905 में, और दोनों को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन देखें अगर तो काफी मेल खाती हैं। जैसे इन दोनों ने इनको पहला तो हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में जानते हैं,
और दूसरी चीज जो देखी वो हमने ये देखा कि इन्होंने कलरा, सबसे पहले इन्होंने ये भी बताया, अगर आप ध्यान दें, कि जीवाणु जो हैं या सूक्ष्म जीव ही रोगों का कारक होते हैं, ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई और इसी से माइक्रोबायोलॉजी नाम के विज्ञान की धारा शुरू हुई। तो अगर हम अपने प्रश्न के उत्तर की ओर जाएं तो इसका उत्तर तो हमें पहले मिल गया था, एडवर्ड जेनर। ठीक, आगे बढ़े। वॉशिंग मशीन, जब भी किसी वस्तु को गोल घुमाना जाए या घुमाना होता है तो उस पर एक बल की जरूरत पड़ती है जिसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्री बल, केंद्र की तरफ लगने वाला। ठीक इसको उल्टा, अगर ये टूट जाए तो इसकी नियत या इसकी इच्छा या प्रवृत्ति बाहर भागने की होती है। जब आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि कपड़े और उसमें लगी हुई गंदगी अलग अलग हो जाएं, और इसके लिए कपड़े को पानी में डालकर साबुन के साथ घुमाते हैं। तो इस प्रक्रिया में से इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम मक्खन को भी दूध से अलग करते हैं। तो वही प्रक्रिया यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़ों की सफाई होती है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या चीज है? डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं और दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो एक गैस जिधर कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस के जो अणु होंगे वो भागेंगे, जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह से मिलती जुलती एक प्रक्रिया है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन उसमें यहां पर एक आपको मेम्ब्रेन लगाना पड़ता है। तो ये घटना अगर मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी ऊंचे कंसंट्रेशन से नीचे कंसंट्रेशन की तरफ जाने की घटना को अगर वो किसी मेम्ब्रेन से पृथक किए गए हो तो ऑस्मोसिस कहे जाएंगे। लेकिन वही घटना अगर उसी घटना की विपरीत घटना हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और इसी विधि से हम खारे पानी को मीठे पानी में बदलते हैं पीने के लिए। खारे से मीठा पानी हम इसी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। डायलिसिस आपको ज्ञात है, जिन लोगों के खून को साफ करने की जरूरत होती है, किडनी का काम खून को साफ करना है, नहीं कर पाता, तो एक प्रक्रिया अपनाते हैं डायलिसिस। डायलाइजर की मदद से किया जाता है। तो हमारा 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर ए सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। आगे बढ़े। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति अधिकतम कहां होती है? या तो वायु में होती है या निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम या हवा। तो जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी
को हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी प्रकाश की गति उतनी, ये जितनी ज्यादा होगी गति उतनी ही कम हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? वायु मैंने देखा तेज है, निर्वात मैंने देखा ये भी तेज है, ये भी तेज है। आते कांच और जल पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल का 1.33, जबकि इसका करीब करीब 1.5 होता। तो सीसा, इसकी रिफ्रैक्टिव या अपवर्तनांक कहते हैं इसको, ज्यादा है, तो गति इसमें कम होगी। उत्तर बी। अगला, सदिश और अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे जो वेक्टर हैं और कुछ ऐसे जो स्केलर हैं। इनको बताने के लिए आपको दिशा यानी डायरेक्शन और मान यानी मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा। इसका उदाहरण होता है बल, इसका उदाहरण होता है वेग, इसका उदाहरण होता है संवेग, बहुत सारे होते हैं। इनमें सिर्फ मान यानी मैग्नीट्यूड बता देने से काम हो जाता है। जैसे आप मास, टाइम, समय, लेंथ, ये सारे स्केलर हो गए, अदिश हो गए। अब इसमें देख लीजिए, बल आघूर्ण, टॉर्क, टॉर्क इसका एग्जाम्पल। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जाम्पल। तो कहता कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो हमने देखा स्पीड, यहां पर स्पीड भी डाल देते। तो अगर इसकी जगह वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है? स्केलर। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? अब तो स्पष्ट है, गति वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उत्तर सी सही है। ठीक होगी। अगला प्रश्न, यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? यहां है पृथ्वी के घूर्णन काल को, उसकी गति को बढ़ा देना। तो होता क्या है कि अगर ये गति बढ़ेगी तो वस्तु के पृथ्वी को छोड़ के जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो आभासी वजन, वेट लिखा हुआ देखिए, ठीक, वो घट जाएगा। बात आई समझ में? कम हो जाएगा, डिक्रीज। अगला प्रश्न, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति का नियम पढ़ते ही हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। न्यूटन ने प्रतिपादित किया, उसके 3 नियम थे, 1, 2, 3, सभी ने पढ़ रखा है। केपलर ने प्लैनेटरी
मोशन का लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों के गति का सिद्धांत, गैलीलियो टेलीस्कोप के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, उत्तर मिल चुका है हमें। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती? ये हम लोग बहुत सारे जो नियम हैं जिन्हें गैस लॉ कहते हैं, गैस के नियम, उनमें पहला था चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, उसी तरह एक एवोगाड्रो का नियम भी है। एवोगाड्रो संख्या हमें पता ही है। एवोगाड्रो का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले लें, किसी भी गैस का, तो उसमें हमेशा इतने अणु होंगे गैस के। तो निश्चित आयतन, ये निश्चित आयतन हो गई, अणुओं की संख्या समान होती है, हमेशा इतना ही होगा। तो ये एवोगाड्रो का नियम सही उत्तर हो गया। पास्कल का नियम दबाव का नियम है, और ग्राहम का नियम डिफ्यूजन का नियम है, कि किस गति से दो गैसेस जो मिक्स की गई हैं वो डिफ्यूज करेंगे, प्रसार करेंगी, वो डिफ्यूजन का नियम, प्रसार का नियम है इनका। इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न, अपेक्षिता का सिद्धांत, बहुत मशहूर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इनके सिद्धांत एक स्पेशल थ्योरी है, और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका भी उत्तर हो गया। एक संवाहक कंडक्टर के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव, इसमें विभव परिवर्तन होता है, या विभव परिवर्तन से ज्यादा उत्पन्न होना, ये एक ज्यादा अच्छा रहता है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, सीबेक का प्रभाव, ये वस्तुतः देखें तो ये हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, इंटर के कोर्स में है, यानी 12th में। और ये जो प्रभाव है सीबेक और पेल्टियर का, ये एक दूसरे से उल्टे हैं। एक कहता है कि अगर आप दो धातुओं का एक कपल बनाएं और उनको अलग अलग तापमान पर रखें तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। दूसरा कहता है कि अगर आप धारा प्रवाहित करें तो यहां गर्म और यहां ठंडा होगी। ये जो प्रश्न है वो टॉमसन के प्रभाव से लिया गया प्रश्न। इसका उत्तर तो टॉमसन का प्रभाव होगा। वो क्या कहता है, अगर एक सुचालक है, इसके अलग अलग जगहों पर या इसके किनारों पर मान ले अलग अलग तापमान रखा जाए, तो इसकी वजह से इसके दोनों छोरों के मध्य विभवांतर पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो ये टॉमसन का प्रभाव। जूल का प्रभाव सभी जानते हैं, जब भी किसी संवाहक से, कंडक्टर से बिजली या विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें
गर्मी पैदा, ऊष्मा पैदा होती, वो I²RT से, इसमें अगर I धारा प्रभावित हो, इसका रेजिस्टेंस R हो और T समय के लिए धारा भेजी जाए तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी को जूल का प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रश्न का 72 का उत्तर सी। मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करके दिखाता है, बचपन में पढ़ा। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा? कॉनकेव लेंस ये ऐसा दिखेगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव कहता है, प्लेनो कॉनकेव। तो पहले प्लेन बना दीजिए और फिर कॉनकेव बना दीजिए। ये लीजिए, ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। उत्तर ए। अगला प्रश्न, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। पहला फेरोमैग्नेटिज्म, दूसरा डाईमैग्नेटिज्म, और तीसरा पैरामैग्नेटिज्म। इन पदार्थों से चुंबक का क्षेत्र बहुत घनत्व के साथ गुजरता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत तेजी से इसके अंदर से गुजरेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा घनत्व इसके अंदर रहता है। इसके उदाहरण में आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये 3 धातु इसके उदाहरण है। डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में भी वस्तु से, ये फेरो था, ये पैरा है, यहां से गुजरेंगी तो इसके अंदर से, ये बात सही है, इसकी तुलना में कम रेखाएं गुजरेंगी। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। डाईमैग्नेटिक में क्या होगा कि वो विकर्षित होंगी। इनसे गुजरेंगी ही नहीं। 3 तरह के होगा। हमने उदाहरण में देख लिया कि लोहा और निकल तो फेरोमैग्नेट है। फेरो फेरो, ठीक है, बात आ गई समझ में यहां तक। अब रह गया पैरा और रह गया प्लैटिनम। प्लैटिनम की बात करते हैं जरा। तो प्लैटिनम, पैलेडियम, इस तरह के जो चीजें हैं उसमें मरकरी की अगर बात करें, पारा को मरकरी कहते हैं ना, तो मरकरी डाईमैग्नेटिक होता है। बच कौन गया? उत्तर कौन होगा? क्या कहता था? हमसे पैरामैग्नेटिक पूछ रहा था, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? प्लैटिनम। ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसे ये जब अकेला प्लैटिनम के रूप में होगा, तत्व के रूप में होगा, तब तो आप कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। हमेशा ये कथन सही नहीं होगा,
क्योंकि ये वर्ग डी ब्लॉक का तत्व है और इसमें हम देखते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स जब ये बनाते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही विषय के अंदर घुस के पूछा गया था, तो थोड़ा सा कठिन था। सामान्य जो जिनकी बैकग्राउंड नहीं है साइंस की उनके लिए थोड़ा कठिन था। तो इसका उत्तर प्लैटिनम। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? अब अगर आप हिंदी और इंग्लिश प्रश्न को अगर कोई साइंस का विद्यार्थी इसे गहनता से पढ़ेगा तो उसका उत्तर अलग हो जाएगा। यहां जब अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है तो कहा गया कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ, वो तो बड़ा सरल प्रश्न है कि उसके अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। ये धनात्मक चार्ज का होता है और ये न्यूट्रल होता है। लेकिन और इलेक्ट्रॉन कहां हो गए आपके? बाहर बाहर घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये तो कथन गलत ही है क्योंकि वो बाहर है, केंद्रक के अंदर है नहीं, नाभिक के अंदर है नहीं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मूल कण शब्द का प्रयोग यहां पर बचना चाहिए था। मूल कण, अगर मूल कण में देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूल कण नहीं होते क्योंकि वो क्वार्क से बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण होता है जो क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता। तो मूल कण शब्द थोड़ा सा अवॉइड करते तो अच्छा था। अंग्रेजी का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ए उत्तर। यह भी कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है चीज, मेटलर्जी पढ़ाई जाती है। उसमें हमने कई सारी विधियां देखी हैं। जिस धातु कर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, कैल्सिनेशन क्या होता है? इसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये स्मेल्टिंग हो गया और ये रोस्टिंग हो गया। रोस्टिंग में हवा के मौजूदगी में गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति रहती है, ऑक्सीजन रहता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ठीक है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन एक ऐसी विधि है जिसमें गंदगी को दूर करने के लिए नॉर्मली इसका प्रयोग सल्फाइड ओर की सफाई के लिए करते हैं, जिसमें सल्फर होता है, जैसे आयरन, इसकी कॉपर की सफाई। स्मेल्टिंग में क्या करता है? एक तरह का मेल्टिंग है जिसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर देखिए इसको, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट, पिघले हुए रूप में मिलेगा। तो उस हिसाब से इसका उत्तर स्मेल्टिंग हो गया। ठीक है। अगला, पीतल के घटक, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तांबा और निकल गलत, लोहा और तांबा गलत, जस्ता और तांबा सही। यहीं पर टीन और तांबा होता तो पीतल की जगह क्या बन जाता? कांसा बन जाता।
ब्रास की जगह क्या बन जाता, ब्रोंज बन जाता। ठीक है, उत्तर आसान सा था। ये प्रश्न देखिए, अनबुझा चूना, क्विक लाइम, इसे कहते हैं स्लिकेड लाइम। इसे कहते हैं क्विक लाइम। उत्तर, ये कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये इसका उत्तर पता। अगला प्रश्न, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, यह प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा विवेक का प्रयोग होगा। आयरन वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये बदलता है आयरन ऑक्साइड में। जंग जिसे कहते हैं, तो इसमें कुछ चीजें जुड़ गई। अगर जुड़ गई तो इसका भार बढ़ जाएगा। यहां तक तो समझ आ गया। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। यहां तक प्रश्न बिल्कुल ठीक है। एक समान नहीं रहता, गलत हो गया। लंबे समय तक पड़ता है, गलत हो गया। पहले घटता है, घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर घटता है तो फिर घटने का जो क्रम है वो इसलिए कि वो कमजोर हो जाता है और उसका क्षय होने लग जाता है, इसलिए वो घटता है। तो किसी वस्तु पर जब जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्सीजन आके जुड़ गया। लेकिन बाद में घटेगा क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो गया, क्षय हो गया। तो ये जो हिस्सा है ये रासायनिक हिस्सा नहीं है, ये यांत्रिक हिस्सा है, मैकेनिकल पार्ट। उत्तर ए बनाना चाहिए इसका। अब आइए, निम्न में से कौन सा श्वेत धातु है? श्वेत धातु, देखिए, प्लैटिनम को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना। बहुत ही प्रीसियस है, महंगा है। अब उत्तर इसका मेरे हिसाब से, श्वेत धातु में बहुत सारी धातुएं हैं। ऐसा कोई श्वेत धातु करके कोई शब्द बहुत उचित नहीं लगता। व्हाइट मेटल आप देखेंगे तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो सफेद हैं। सोडियम भी आता है उसके अंदर। इन चारों जो विकल्प दिए गए उसमें तो नहीं है। खैर, तो जितने उत्तर में जितने विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से मैं प्लैटिनम टिक कर दूंगा। तो हमने 67वीं बीपीएससी के जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न थे उनका हल कर लिया है। आप अपने उत्तर से इनको मैच कर लें और आपको फिर अपनी स्थिति की, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, ये तय हो जाएगा। धन्यवाद।